ये अपना अगला लेक्चर है, ये मान के चलो, ठीक है। इसमें अपने को 5 या 6 टोटल अलग अलग लॉज दिए थे अलग अलग साइंटिस्ट ने, वो पढ़ने, क्योंकि इन लॉ के बेसिस पे जो लास्ट वाले लॉ रहेंगे ना, इसमें एवोगैड्रो हाइपोथेसिस और एक और है गैल-लुफेक लॉ, वहां से अपने जो क्वेश्चन आते हैं स्टोइकोमेट्री के वो ज्यादा आते हैं। ये तो चलो ठीक है, फिर भी थ्योरेटिकल पोर्शन से कि 11th वालों को काम आएगा, या फिर अगर तुमसे भी जब मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो वहां पे मिलते हैं, इसीलिए एक बार पढ़ा देते हैं, ठीक है। बाकी सबसे जो इंपॉर्टेंट लॉज है वो लास्ट के 2 रहेंगे, गैल-लुफेक लॉ और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। बाकी ये सब तो ऐसे ही है, तो फिर भी अपन पढ़ लेते हैं। देखो पहला वाला लॉ क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं ना कि एनर्जी ना तो कभी बनती है ना कभी खत्म होती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अगर मान लो पहले मेरे पास है टोटल 15 एनर्जी, जिसमें से पोटेंशियल 0 थी और काइनेटिक पूरी के पूरी थी, ठीक है 15। अब जब वो चलने लगा तो काइनेटिक भी आएगी थोड़ी, मान लो उड़ने लगा ऐसे, तो पोटेंशियल भी बढ़ रही है और काइनेटिक भी है, तो रहेगी तो टोटल दोनों का सम 15 ही। एक हाइट पे जाके रुक गया तो काइनेटिक तो 0 हो गई ना, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, तो सारी की सारी अब पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। ये देखो मान लो कोई ये ग्राउंड से किसी ने बॉल फेंकी ऐसे, तो ग्राउंड पे उसकी कुछ एनर्जी होगी 14, यहाँ पे होगा तो स्प्लिट हो जाएगी, कुछ मैंने बोल दिया 7 + 7 2 में, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 2 में स्प्लिट हो गई। ऊपर जाएगा तो बॉल रुक जाएगी, तो वेलोसिटी 0। तो यहाँ पे भी कुछ उस बॉल की एनर्जी होगी, लेकिन कितनी होगी, 14 ही रहेगी। तो कभी भी एनर्जी ना तो तुम बना सकते हो ना खत्म होती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। समझ गए ना ये चीज कैसे हो रही है, ठीक है। तो जैसे एनर्जी का कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स देता है कि ना कभी बनती ना खत्म होती है, वैसे ही मास का कॉन्सेप्ट भी है। मास ना तो कभी खत्म होता है ना कभी बनता है। देखो अगर किसी चीज को तुम जला रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसके कुछ जो उसके फॉर एग्जांपल कोई बॉडी तुमने जलाई है, तो बॉडी जब जलेगी तो उसके वेपर है तो उसी का कंटेंट ना, एक ग्लास के बक्से में बंद कर दूंगा तो सब अंदर ही रहेगा, फिर उसका जो पानी इवेपोरेट होगा वो भी ग्लास के अंदर ही रह जाएगा, जो एशेस बनेगी राख बनेगी वो भी अंदर रह जाएगी, क्योंकि अगर ऐसे बाहर कहीं जलाऊंगा तो पानी वाला पोर्शन तो उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, हवा के साथ कुछ वो उड़ जाएगा, ऐश राख उड़ जाएगी, तो रहेगा तो फाइनली वही ना, जितना उसका वेट पहले था उतना ही बाद में भी रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई डेड बॉडी को जला रहा हूँ कांच के बक्से में, और वो कांच के बक्से में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए कि कहीं से कोई भी चीज़ बाहर जा पाए, तो उतना ही वेट रहेगा जितना पहले था। क्लियर है सभी को ये चीज़, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, इधर, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था एंटनी वॉन लेवोइफर, क्योंकि एक है एंटनी वॉन ल्यूवेनॉफ, वो अलग है अपना, ठीक है। ये एंटनी वॉन लेवोइफर है, तो ये याद रखना, या फिर सिर्फ लेवोइफर याद रखोगे तो भी सही है, लेवोइफर से आता है, पूरा नाम याद नहीं रहेगा तो एंटनी लेवोइफर ऐसा हो जाता है, ठीक है। सारे इधर किसने दिया था कंजर्वेशन ऑफ मास, लेवोइफर ने। इसने क्या बोला था, रिएक्शन के पहले जितना मास है रिएक्शन होने के बाद भी मास उतना ही रहेगा, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है कि थोड़ा वेपर बन गया, थोड़ा राख बन गया, थोड़ा आधा जला आधा ऐसा रह गया, लेकिन रहेगा टोटल सबका सम उतना ही। पहले अगर मैं कोई बॉडी जला रहा हूँ और वो 60 किलो की थी, तो बाद में भी 60 ही किलो रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। टोटल मास ऑफ द रिएक्शन इज कंजर्व्ड इन रिएक्शन, टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। पहले अगर कोई चीज मैंने 50 ग्राम ली है और रिएक्शन करवा रहा हूँ सब मिला के, तो बाद में भी 50 ग्राम ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ ए से B + C बन रहा है, तो B + C का वेट A के वेट के बराबर ही रहेगा, क्योंकि A से B + C बना है ना, तो B + C का जो वजन तो लोगे वो A के बराबर ही आएगा, तो वो ये बोला है उसने। तो वाटर ये और ये लिखा है मैंने, वो इसका मास कितना होता है हाइड्रोजन का, अरे यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा ना, 2 कुछ भी लिखूं मैं, AMU ग्राम जो लिखना है जिसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन है ना, तो कितना होगा 16, एक वाटर का कितना होता है 18, पता है ना, एक ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन का 17 18, तो इधर भी टोटल 18 ही और इनका सम भी कितना आएगा 18, तो ये बोल रहा है कि मास कंजर्व रहता है। तो क्वेश्चन इसके ऐसे आते हैं, एक दे दिया
और बोला फाइनल जो प्रोडक्ट का मास है वो इतना है, तो उसके साथ जो होगा कितने का मास का होगा, माइनस कर दो बस। अगर उसने 2 दिया है और 18 दिया है और यहाँ पूछा है कि ऑक्सीजन से जल रहा है तो कितनी ऑक्सीजन लगेगी, उसका मास कितना होगा, माइनस कर दूंगा ना, बराबर करना है मेरे को। इधर 18 इधर 2 है तो कमी कितने की है, 16 की, 16 लिख दूंगा, या फिर 18 - 2 कर दूंगा, जो बचेगा वो लिखूंगा। क्लियर है। C+O2 से CO2 बनता है। कार्बन का वेट कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे O2 32, CO2 का वेट कितना होता है 44, और इनका सम करते हो तो भी 44 ही आएगा ना बेटा। तो टोटल मास कंजर्व्ड है बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन। अब उसी का एक क्वेश्चन है, देख लो। देखो कोई भी रिएक्शन को हमेशा बैलेंस करने के बाद ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिमाग लगा लेना, बैलेंस करने की जरूरत पड़ भी रही है कि नहीं पड़ रही है। क्लियर है। मैंने क्या बोला, 1.5 ग्राम C2H6 ऑन कंबशन गिव इतना ग्राम ऑफ CO2। तो उसने रिएक्शन, कंबशन के रिएक्शन में हमेशा ऑक्सीजन तो रहेगी ना, ऑक्सीजन कंबशन, और गिव्स क्या CO2 और वाटर, ये सब पढ़ाया था बेसिक की में, ठीक है। तो ये कितना दिया है इसने 1.5 ऑन कंबशन, ये नहीं बोला है कि कितना कंबशन, सिर्फ कंबशन गिव्स, ये कितना है 4.4 और ये कितना है 2.7। तो शो दैट रिएक्शन ओबेज दिस लॉ, वो पूरा लिखा था वैसे उसने, शो दैट द रिएक्शन ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बट मैं यहाँ करा रहा हूँ तो सिर्फ दिस लॉ। तो ये कितनी होगी, इनका मास इज इक्वल टू यहाँ पे मास, तो यहाँ मास आना कितना चाहिए, इनका जो भी सम होगा 2.7 और 4.4 कितना होता है 7 8 9 10 11 4 5 7 7.1, 7.1 इधर आएगा, तो यहाँ भी टोटल 7.1 आना चाहिए ना। तो 7.1 में से 1.5 माइनस कर दूंगा, 11 6 5 5 6 5.6, ठीक है। तो अब लॉ ओबे कर रहा है ना, और इसको बैलेंस कर दूंगा तो भी यही सेम चीज रहेगी। बैलेंस मैंने अभी की नहीं है, मैंने सिर्फ डायरेक्ट वेट निकाल लिया ना। क्लियर है। हाँ, किसी भी चीज से देखो आंसर तो वही आएगा ना। उसने जब डायरेक्ट 1 का वेट दे रखा था, इधर वेट दिया है, तो मैं क्यों मोल निकालने के बाद वेट निकालूं, जब डायरेक्ट दे रखा है ये 5 है इधर 10 है तो 5 ही होगा ना। दूसरी चीज मोल निकाल के भी उतना ही आएगा, वेट निकाल के भी उतना ही आएगा, तो फालतू रिएक्शन बैलेंसिंग में टाइम वेस्ट क्यों करूंगा। क्लियर है। ठीक है, इधर वो जो चीजें तुम बोल रहे हो मोल वाली, वो अभी आगे आएगी तब बहुत अच्छे से समझा दूंगा। क्लियर है। बट अभी समझ में आया ना कैसे करना है, बस मास बराबर करना है, ठीक है। अगला सेकंड लॉ आता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है डेफिनेट प्रपोर्शन। तो देखो ये बोलता है कि कोई भी 2 एटम है, सारे इधर सुन लो बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रपोर्शन क्या बोलता है, कोई भी 2 एटम है एक फिक्स अमाउंट ऑफ या फिक्स रेशियो में मिलते हैं, चाहे तुम कहीं से भी ले आओ वो या कैसे भी बना लो। एग्जाम्पल पानी तुम कहीं नल वाला पानी ले आओ, कुएं वाला ले आओ, लेक वाला ले आओ, बारिश से जो आ रहा है वो वाला डायरेक्टली कलेक्ट करो, सारा पानी में जो H और O है उनका रेशियो सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो बादल से जो पानी आ रहा है डायरेक्ट उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होगा ऑक्सीजन कम होगा, या समुद्र में जो पानी है वहाँ ऑक्सीजन कम है हाइड्रोजन ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर जगह हर पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होती है, ठीक है। तो वेट का जो रेशियो देखो, हाइड्रोजन का वेट कितना होगा 1, ऑक्सीजन का कितना 16 1 16 1 16, तो वेट का जो रेशियो सेम ही रहेगा। या फिर बोलूं 1 हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन से 2 से, अगर रेशियो से लूं, और ये कहीं से लिया मैंने वेट से, H2O सॉरी H2O क्लियर है। सेम वेट के रेशो में ही जुड़ेगा या फिर सेम रेशो में जुड़ेगा, एक ही बात है ना। सेम रेशो मतलब सेम वेट का रेशो। तो भाई बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन अगर 1 होगा तो ऑक्सीजन 16 ग्राम होनी चाहिए साथ में, 17 नहीं होगी और 15 नहीं होगी। और जब रेशो लोगे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आता है, तब जाके इतना वेट मिल पाता है तुमको। ये आया। क्लियर है ये चीज। तो भाई लिखे था गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट, उसमें जो एलिमेंट है वो सेम प्रपोर्शन में लोगे या होते हैं
चाहे तुम वो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी हो, कैसे भी बनाओ, चाहे लैब में बनाओ, चाहे नेचर में बन रहा हो, चाहे कैसे भी बना रहा हो, ठीक है। सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, इसलिए वेट का भी लिख दिया, रेशियो का भी लिख दिया। इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्सेस एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, चाहे कहीं से भी लाओ पानी, चाहे कैसे भी बनाओ, पानी हमेशा पानी ही रहेगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और वेट का रेशियो सेम। ऑक्सीजन का वेट लिखा है ना आपने 16। हाँ तो हाइड्रोजन तो 2 होते हैं, तो फिर 2 आएगा ना। हाँ सॉरी, ठीक है, हाँ ये 2 कर लेना है ना, क्योंकि अगर इनका ये रेशो के हिसाब से लिखा है ना, तो 2 1 से 2 2 8 से 15 1:8 हो जाएगा वो। ये करेक्ट कर लेना बेटा सारे ना, वेट वाला, कि 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है ना वाटर में, ये 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितना 1 है, तो इसीलिए 2 हाइड्रोजन का वेट और 1 ऑक्सीजन का वेट ऐसे करके लिखा है वो। क्लियर है, और उनके रेशियो लिख दिए 2 ये और 1 ये। क्लियर सभी को। तो ये होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन है डेफिनेट, किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है। इसके बाद अगले आ रहे हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन और एक और उसके साथ वाला। थर्ड लॉ कौन सा अपना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, किसने दिया था, डाल्टन ने। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बोलता है, सुन लो इधर, कोई भी 2 एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने ए और बी ले लिया, तो ए जब बी के साथ मिक्स हो रहा है तो अलग अलग रेशो में मिक्स हो सकता है ना। एक ए लूँगा और 1 भी लिया, एक दूसरा कंपाउंड ले रहा हूँ, 1 ए लिया और 2 भी लिया, तीसरा कंपाउंड ले रहा हूँ, 1 ए लिया और 3 भी लिया, 1 ए लिया 4 भी लिया, तो कोई भी 2 कंपाउंड आपस में अलग अलग रेशो में मिक्स हो सकते हैं। तो वही चीज़ इसने लिखी है कि जो जिस रेशो में मिक्स होते हैं वो एक होल नंबर में आता है, यह एक फिक्स रेशो में मिक्स होते हैं, ठीक है। When 2 elements combine to form more than 1 compound, जब कोई भी 2 एलिमेंट, यहाँ पे कौन कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ कौन है, कार्बन और, तो when 2 elements, यहाँ पे याद रखना 2 ही एलिमेंट है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में लिख लेना 2 एलिमेंट्स। जब भी 2 एलिमेंट देके क्वेश्चन आ रहा हो समझ जाना मल्टीपल प्रोपोर्शन का है, ठीक है। कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, और वो 2 मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। Then the different masses of one element which combined with the fixed mass of other element bear a simple या whole number ratio to one another। इस चीज का मतलब ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस, देखो हाइड्रोजन मैंने फिक्स कर दिया H2, एक बार 1 ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो रहा है, एक बार 2 ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, तो हाइड्रोजन वाला पोर्शन फिक्स कर दिया ना, तो एक एलिमेंट को फिक्स कर दिया 2 2। सेकेंड वाले का मास बढ़ा रहा हूँ, एक बार कितना 16, एक बार कितना है 32, तो जो सेकंड वाला जो मिक्स हो रहा है ना वो एक फिक्स्ड रेशियो में होगा, 1 2 फिर अगला आएगा 3 4, मतलब वो रेशियो सेम चलेगा। कार्बन ऑक्सीजन लिया, कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो सबसे पहले देखो ये जो ऐसी है ना, एक कार्बन 1 ऑक्सीजन है, पहले क्या बन सकता है, CO, एक को फिक्स कर दिया दूसरे को बढ़ाया, तो एक CO बनेगा और एक CO2, कार्बन फिक्स है ना दोनों में, तो किसके, कोई एक का मास मेरे को फिक्स करना पड़ेगा, मैंने कर दिया, कार्बन का कर दिया। तो जो ऑक्सीजन का मास कार्बन से मिक्स होगा अलग अलग उसमें, वो एक फिक्स्ड रेशियो में रहता है। इसमें कितना है 16, इसमें 2 है तो 32, तो यहाँ भी वही होगा 1:2 के फॉर्म में, तो वो एक फिक्स्ड रेशियो में ही रहता है, याद रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन जब आएगा तो तुम क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे, अगर उसने क्वेश्चन में इतनी चीजें दे दी है बस कि कोई 2 एलिमेंट है वो मिक्स होके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब समझ जाना मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन ये आता है अगला वाला जो है कि 3 एलिमेंट है और तीनों आपस में पहले 2 मिक्स हुए, अगले 2 और पहला और तीसरा, अगर ये मिक्स होके कंपाउंड बना रहे हैं, इसमें से फिर 2 के जो मासेस है उनका जो रेशियो वो तीसरे के रेशियो से सिमिलर या होल नंबर में आना चाहिए, ऐसा कुछ है 3 एलिमेंट वाला, तो समझ जाना रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। तो 3 एलिमेंट आए तो रेसिप्रोकल लगा देना, 2 एलिमेंट आए तो मल्टीपल लगा देना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या आएगा, 3 एलिमेंट्स, ये लिख लेना बस, क्वेश्चन तुम्हारे यहीं पे खत्म हो जाए। देखो सबसे पहला वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है तो आराम से समझ में आ जाएगा क्या पूछ रहा है। अगला लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन आता है तो वो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक ही कंपाउंड देगा अलग अलग जगह के, वाटर देगा अलग अलग जगह का, हर मतलब कंपाउंड सेम रहेगा लेकिन जगह अलग अलग देगा, कि एक यहाँ से कलेक्ट किया, एक वहाँ से कलेक्ट किया, एक यहाँ से कलेक्ट किया, तो बताओ ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा होगा, तो आराम से पता लग जाएगा डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। अगर बोले 2 एलिमेंट है
और वो एक फिक्स्ड रेशो में मिक्स हो रहे हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो 2 एलिमेंट मतलब समझ गया मैं मल्टीपल है। अगर बोलो 3 एलिमेंट है और वो फिर मिक्स होकर अलग अलग आपस में कंपाउंड बना रहे हैं, तो समझ जाओगे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। रेसिप्रोकल वाला क्या बोलते हैं, 3 एलिमेंट है, पहला इससे मिक्स होगा, फिर ये इससे होगा और एक ये इससे, 3 ही चांसेस बन सकते हैं। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से हुआ तो CO2 लिखा, कार्बन हाइड्रोजन से हुआ तो CH4 लिखा, फिर तीसरा क्या बचा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। तो बोल रहे जो एक जो 2 से हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से और कार्बन ऑक्सीजन से, इनका जो रेशो आएगा वही रेशो थोड़ा इससे सिमिलर रहेगा या फिक्स। देखो तो कार्बन 2 से जब जुड़ा, एक बार हाइड्रोजन से एक बार ऑक्सीजन से, तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, तो कार्बन फिक्स हो गया ना एक, तो कार्बन के वेट को मैंने फिक्स कर दिया, नहीं भी होता तो मैं कर देता। ऑक्सीजन का कितना 32 है और यहाँ हाइड्रोजन का कितना 4 है, तो इनका जब रेशो लूंगा ना 4:32 का, तो कितना आएगा 4 1 से 4 और 4 कितना 32 8 याद है मेरे को, ठीक है 4 8 32 तो कितना होगा 1:8। भाई सेम रेशो या उससे ऐसा जाता है थर्ड वाले के साथ, तो जो बचे हुए 2 फिर कंबाइन करेंगे वो अप्रॉक्स उसी रेशो के साथ जाते हैं। ये 2 और 16 कट जाएगा ना, समझ में आया क्या था। तो वहां पे तुम अब रेशो निकालने नहीं बैठोगे, तुम बस इतना देख लेना 3 एलिमेंट दिए और 3 कंपाउंड बन रहे हैं, और उसमें बोल देगा एक दूसरे से, पहला तीसरे से, और इनका जो रेशो है वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर होगा दूसरे और तीसरे का, तो समझ जाना रेसिप्रोकल वाला है। क्लियर है, ठीक है। अगला CSO, इसमें वही बोला कि 3 कंपाउंड दिए, कार्बन पहले सल्फर से, कार्बन ऑक्सीजन से, इसका जो रेशियो आएगा वो सल्फर और ऑक्सीजन के बराबर होगा। एक बार कार्बन ऑक्सीजन से, एक बार कार्बन सल्फर से, इसका जो भी आएगा वो इन 2 के साथ मैच होना चाहिए। तो वही चीज़ें इसने लिखी है पूरी की, कार्बन सल्फर से, कार्बन ऑक्सीजन से, ये CH2 और ये कितना है CO2 है, तो कार्बन फिक्स कर दिया ना 12 तो ये कितना बचा 64 और 32, और 32 और 64 को जब कट करूँगा तो ये वाली जो चीज़ आएगी 32 64 को कट करने पे कितनी 1:2 आएगी, और ये वाला क्या आएगा 1 आएगा। तो एक ज़रूरी नहीं कि सेम मिले, एक होल नंबर में आया, मतलब फिक्स प्रपोर्शन में आता है। तो ये एक एग्जांपल देख लेना, इसमें अलग जा रहा है, फिक्स नंबर में आ रहा है, तो 2:1 के इसमें आएगा अलग। इसको जब डिवाइड करोगे 1 और इसको, कि ये फिक्स कर दिया 3 फॉर, ये 12 फिक्स कर दिया, 12 फिक्स कर दिया, 64 और 32 है, तो 64 और 32 का 1:2 ही आएगा ना। तो फाइनली कैसे भी सॉल्व करोगे 2:1 या 1:2 आएगा, वो ऑलमोस्ट सेम या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा इससे। ये भी होल नंबर में आ रहा है, तो ऐसे कोई भी 2 एलिमेंट को ले सकते हो, ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन कार्बन, तो फिर कार्बन और सल्फर को मैच करके देखना। तो वहाँ इतना मैच नहीं करना है अपने को, वहाँ क्या करना है 3 एलिमेंट और 3 कंपाउंड, मल्टीपल 2 एलिमेंट और 1 से ज़्यादा कंपाउंड, सिर्फ उन 2 से, तो मल्टीपल, बस और कोई काम नहीं है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में समझ जाना 2 एलिमेंट दिए हो सिर्फ तो मल्टीपल वाला, और 3 एलिमेंट अगर दे दिए हो तो रेसिप्रोकल वाला। और इसके पहले वाले तो समझ में आते ही हैं, एक ही कंपाउंड को अलग अलग जगह से उठा के देगा तो कांस्टेंट, और मास वाला तो बहुत आराम से समझ में आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद 2 लॉज और बचे, वो फटाफट पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इन सब कचरों के। हाँ, ये 3/8 ये लिखा है, कहाँ गया, 12:32 को किया तो 3/8, इसको जब रेशो किया तो 3/16, तो 3 और 3 फिक्स हो गया। तो ये 8 और 16 को या तो मैं डायरेक्ट यहीं कट कर लूँ, या फिर उसने पूरा रेशो लिखा है कि 3/8 बाय 3/16 2:1। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक को फिक्स कर दिया और दूसरे का रेशो निकाल लिया, उसको तीसरे से मैच कर लिया, ये ज्यादा सिंपल पड़ेगा। क्लियर है? चलो बेटा फोटो लो। अच्छा ओ, चलो इधर इसके 2 एग्जांपल लिखवाए ना, तीसरा एग्जांपल में अगर क्वेश्चन आता तो कैसे सॉल्व करोगे। देखो 2 एलिमेंट दे दिया ना, 2 एलिमेंट दिया मतलब क्या है, मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, और उसका जो भी कंपाउंड बन रहे, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में बताया था कि अलग अलग ऐसे 5 कंपाउंड बनते हैं, बहुत बेसिक में लिखवाया था सब। N2O बनता है, NO बनता है, N2O3, NO2 और N2O5, जो कि नाइट्रोजन 5 तक मैक्सिमम कहीं ना कहीं कर लेगा, वैसे तो होती नहीं है बट 3 या 5, ठीक है, कहीं जाएगा जो भी है, तो उसके हिसाब से जब करोगे तो आ जाएगी चीज़ें। ऑक्सीजन के ऊपर 2-2 रखोगे, नाइट्रोजन के ऊपर 1 2 3 4 5 रखोगे तो ये कंपाउंड्स बन जाएंगे। और ऑक्सीजन के ऊपर तो 2 ही आता है ना हमेशा, लिखो तो नहीं,
फैन नीचे। चलो नाइट्रोजन ऑक्सीजन इनके कंपाउंड्स बनाए मैंने। अब मैंने उसमें वेट्स लिखे, नाइट्रोजन का कितना 28, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन का 28, 3 ऑक्सीजन है तो 48, 1 है तो 14, 2 है तो 32, 2 है तो 28 और 5 है तो 80, ये लिख दिए। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या बोलता है, दो कंपाउंड मिक्स होके एक से ज्यादा बना रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होके एक से ज्यादा बना रहे हैं, तो उसमें बोलता है कि एक के मास को फिक्स कर दो। ये क्या था ना, एक के मास को नहीं भी होता तो मैं फिक्स करता, और उसके बाद सेकंड वाले का जो रेशियो आ रहा है वो एक फिक्स प्रपोर्शन में आ रहा है, तो वो इस एग्जांपल से ज्यादा बेटर है। तो देखो अभी तो दोनों ही अलग मिल रहे हैं ना, तो मैं या तो नाइट्रोजन को फिक्स कर लूँ या ऑक्सीजन को। मैं नाइट्रोजन को फिक्स कर लूँ, तो देखो अगर यहाँ नाइट्रोजन 28 या 16 है तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ 28 16 लिखा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया ना, तो नाइट्रोजन 14 का डबल करूंगा तभी फिक्स हो पाएगा, तो इसमें भी मल्टीप्लाई 2, इसमें भी 2, तभी फिक्स होगा ना। तो ये 28 और 16 कर दो 32, ये तो 28 ही है तो 28 ही रहेगा, तो फिर ये भी 48 ही रहेगा। ये 14 है तो 14 का डबल करना पड़ेगा ना, तो 28 और ये कितना हो जाएगा 32 × 2 64, ये क्या 28 है तो इसको सेम ही रखूंगा, और ये कितना कर दूंगा 80। तो देखो अब मैंने कर दिया ना, दो कंपाउंड मिले थे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एक का मास फिक्स कर दिया और उसके साथ जो दूसरा कंबाइन हो रहा है वो एक फिक्स्ड रेशियो में आ रहा है। 16 32 48, ये फिक्स रेशियो कैसे देखो, 1 जा 2 जा 3 4 5, तो एक फिक्स रेशियो में आ रहा है ना, वो उसी रेशियो में बढ़ रहा है बार बार। समझ में ये चीज़ क्या थी सभी को? तो ये हुए तुम्हारे 4 लॉज, इसके बाद 2 लॉज और है वो पढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो अपन ने 4 लॉज पढ़ लिए थे, 2 लॉज और बचे थे अपने, ठीक है। अगला होता है गैल-लुसाक लॉ, इसका इसके नाम से कोई लेना देना नहीं है साइंटिस्ट का, ठीक है, बस याद रखना गैल-लुसाक लॉ है, ठीक है। अब ठीक है, ये जो वर्ड है ना जी, इससे याद रखना गैसेस के ऊपर ही अप्लाई होगा, सॉलिड लिक्विड के लिए ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। हाँ पढ़ लो आप, ठीक है। देखो पहले डेफिनेशन पढ़ लो फटाफट से, जरा से 2 लॉ है सिंपल से, ठीक है। व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन द वॉल्यूम व्हिच बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ गैसेस। समझ में आया कुछ? किसी को भी इंग्लिश पढ़ के समझ में आ रहा हो तो? होल नंबर मतलब पूरा कंप्लीट एक नंबर होगा, हाफ पॉइंट में नहीं आएगा ऐसा। पढ़ो एक बार और समझ के देखो, क्योंकि मैं भी तो यही करूँगा ना, पढ़ के ही समझाऊंगा, तो तुम पढ़ के समझो तो फिर एक बार। चलो वही है, देखते हैं। इधर देखो, कोई भी गैसेस अगर मिक्स हो रही है तो होल नंबर में मिक्स होगी पहले तो, और उनका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी होल नंबर में आएगा, ठीक है। डेफिनेशन अगर बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही हो तो इधर देखो, हाइड्रोजन के आगे कितना लिखा है 1 है ना, कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका वॉल्यूम कितना है 1 वॉल्यूम ले रहा हूँ, ये भी कितना वॉल्यूम ले रहा हूँ 1 वॉल्यूम, 1 कितना आ रहा है 2 वॉल्यूम। तो सारी चीज़ें होल नंबर में, जो गैसेस मिक्स हो रही वो भी होल नंबर में मिक्स होगी, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी होल नंबर में ही बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक मिक्स हुआ और आधा बन गया, ये जो समझ में ये 3/4 बन गया बाकी कुछ गायब हो गया। वो गायब या ये चीज़ें कब रहेगी, जब अगर वो उसने स्टेट चेंज कर ली कि प्रेसिपिटेट बन गया, तो फिर वो अलग ही हो जाएगा गैस से, तो फिर तुमको ऐसी चीज़ें मिलेगी। लेकिन इसने बोल दिया ना गैसेस के लिए अप्लाइड है, तो सेम फेज में अगर कोई चीज़ है तो 1 और 2 मिला रहे हो तो होल नंबर ही बनेगा उसका, ये चीज़ है, ठीक है। तो बस इतना रखो, 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। अगर इसका 100 ml मिलाता हूँ तो इसका भी 100 ml ही 1 इसका कितना बनेगा 200 ml, बस यही लिखा है उसने और कुछ नहीं है। अपने को मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यही काम आएगा।
कि अगर इसका इतना वॉल्यूम लिया है तो इसका इतना, और जो भी उसके आगे स्टॉकियोमेट्री दी है उसके हिसाब से वॉल्यूम को चेंज कर लो। ये चीज़ यहाँ पे देखते हैं। इसमें कितना है, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम। समझ में आए? इसका अगर मैं 100 ml लेता हूँ, ये कितना लेना पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से, वो फिर बाद में देखा जाएगा कौन ज़्यादा है कौन कम है। इसका मतलब ये ना, इसका 100 ml इसके 200 से रिएक्ट करेगा। अगर इसका थोड़ा भी कम पड़ गया तो रिएक्शन में कोई चीज़ बच जाएगी। मान लो ये 100 नहीं होता, मतलब ओरिजिनल होना कितना चाहिए था, 100 और ये 200। अगर ये वो 80 देता तो रिएक्शन पूरी नहीं हो पाएगी ना, कुछ रिएक्टेंट बच जाएगा इसका। मतलब किसका बचेगा वो देखना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट से, बट कुछ तो बचेगा किसी न किसी का। कंप्लीट नहीं हो पाएगी। कंप्लीट कब होगी, जब ये 100 है और ये 200 है, तभी कंप्लीट होगी। क्लियर है? और इसका कितना होगा, 100 वॉल्यूम और इसका 200 वॉल्यूम। बस यहाँ से यही याद रखना है, कोई काम का नहीं है। बस 11th-12th वालों के लिए कि हाँ डेफिनेशन पूछता है तो पता होना चाहिए। ठीक है? व्हेन गैसेस रिएक्ट, कोई भी गैसेस हो, दे डू फ्लो इन द वॉल्यूम, मतलब है किस वॉल्यूम या किस रेशो में मिक्स होगी। दे डू फ्लो इन द वॉल्यूम विच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशो। तो उनका जो मिक्स होने का रेशो है वो 1:1 में, ऐसा नहीं कि 1:1.5 में मिक्स हो रही है। ये 1:1 में मिक्स हो रहा है, अगला वाला 1:2 में मिक्स हो रहा है। 1:1 में मिक्स हो रहा है ना, ये 1:2 में मिक्स हो रहा है। ये ऐसा लिखा है क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। वो ये बोल रहा है कि 1:1.5 में कोई चीज़ मिक्स हो जाए, ये नहीं होगा। ठीक है? होल नंबर रेशो में ही चीज़ें मिक्स होगी, कोई सी भी रिएक्शन की हो। और रिएक्शन को तभी ये इस चीज़ में लिख पाओगे जब रिएक्शन बैलेंस रहेगी। अगर अनबैलेंस रखोगे तो फिर हो सकता है ऐसी चीज़ें दिखे तुमको, लेकिन बैलेंस करने के बाद ही रिएक्शन में होल नंबर रेशो वाली चीज़ें आएगी। क्लियर है? तो विच बियर अ सिंपल होल नंबर रेशो टू वन अनदर, आपस में कोई भी दो गैस जब मिक्स हो रही है तो उनका जो रेशो है मिक्स होने का, वो आपस में दोनों का होल नंबर रेशो में ही रहेगा, विद वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ गैसेस। और सेम किस चीज़ से, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट से भी, वो भी काय में आएगा, होल नंबर में ही आएगा। अगर गैसेस है तो, सॉलिड और लिक्विड है तो फिर उसको गैस से नहीं कंपेयर करूँगा मैं। ये चीज़ क्लियर है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक पीपीटी जम गया, बाकी एक गैसेस बच गई, तो उसमें पीपीटी वाले को नहीं गिनूंगा मैं। क्लियर है? हाँ हाँ, ml लिख लो, ये 2 जगह ml कर लो उसको। ठीक है? समझ गए ना? ऐसा नहीं होगा कि ये 1 है तो ये 3/2 हो जाए, मतलब 3/2 मतलब 1.5 हो जाए, 1.75 हो जाए। ऐसे रेशो में कभी मिक्स नहीं होती गैसेस, होल नंबर में ही मिक्स होगी। ये किसने बोला था? इसने, गैलोफैक्स लॉ। क्लियर है? अगला लॉ आता है, उसका नाम क्या है? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस है, इसका मतलब समझ गए, मन से दिया हुआ है, कोई प्रूफ कुछ नहीं है। ठीक है? बस बोल दिया इसने तो बोल दिया, मानना पड़ेगा। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब मन से दी हुई चीज़ें होती है, पहले भी बताया था। तो एवोगैड्रो का पूरा नाम था अमिडो एवोगैड्रो। एनसीईआरटी में फोटो दिया है इसका, कोई मतलब नहीं देखने का। ठीक है? चलो, तो इसने क्या बोला था कि कोई भी गैस, मेरे पास चलो मान लो 5 बीकर है, 1 2 3 4 5 बीकर मैंने सेम साइज के ले रखे हैं। 5-5 लीटर की कैन ले ली है मैंने। समझ गए? अब पहली वाली 5 लीटर की कैन में मैंने ऑक्सीजन भरी है, अंडर प्रेशर में नहीं भरी, याद रखना, जितनी उसमें आ सकती थी उतनी ही। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती अंडर एयर प्रेशर में पंप लगा के एक्स्ट्रा डाल, नहीं, जितनी नॉर्मली आ सकती थी उतनी ऑक्सीजन भरी। सेकंड वाले में जितनी नाइट्रोजन आ सकती थी उतनी रख दी। थर्ड वाले में जितना अमोनिया की गैस आ सकती थी उतनी रख दी। फोर्थ वाले में जितनी CO2 आ सकती थी उतनी रख दी। और अगले वाले में कोई भी दूसरी गैस रख दी मैंने, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 5 बीकर है, 5 में अलग अलग गैस रखी है, लेकिन इनके वॉल्यूम सेम है ना, तो इनके मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। मतलब 3 ही बीकर ले लो तुम। ठीक है? इसमें मैंने अमोनिया गैस रखी है, इसमें CO2 रखी है, इसमें O2 रखी है, या फिर एक को CO ले लो, ज़्यादा बेटर, तो तुमको तीनों वैरायटी मिल जाएगी, ऐसी भी और ऐसी भी। क्लियर है? तो अगर तीनों का वॉल्यूम सेम है, इन बीकर्स का वॉल्यूम कितना है, मैं तीनों का क्या ले रहा हूँ, 5 लीटर। तीनों कितने के? तो 5 लीटर के बीकर में चाहे मैं ऑक्सीजन रखूं, चाहे अमोनिया, कोई भी गैस रखूं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम रहेंगे।
अगर इसमें CO के कितने हैं मॉलिक्यूल आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 3 Na, एक Na का मतलब होता है 6 × 10⁻23, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल आ रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ 5 Na आ रहे हैं, 5 लीटर है तो चलो 5 पे कंफ्यूज हो गए, 3 Na सब में आ रहे हैं, ठीक है। इसमें कितने आ रहे हैं 3 Na, तो इसमें भी कितने आएंगे 3 Na, और इसमें भी 3 Na। वो गैस पे डिपेंड नहीं करता कि कौन सी गैस आ रही है, हाइपोथेसिस है, ठीक है। क्योंकि अपने को ऐसा लगेगा ना O2 में तो कम है तो जगह ज़्यादा है तो ज़्यादा आ जाना चाहिए, और CO2 में 3 है और उतनी जगह तो ज़्यादा कम आने चाहिए। देखो जगह अगर इतनी ही है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ 3 है, तो ये कम आ पाएंगे ना, और ये ज़्यादा आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उसने क्या बोला, अगर वॉल्यूम बीकर के सेम है तो सेम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल आते हैं। ये अगर 1000 आ पाएंगे इसमें तो ये भी 1000 आ पाते हैं। क्लियर है, हाइपोथेसिस। अब कैसे आएंगे वो देख लो, क्योंकि अपने नॉर्मल सोचने से तो यही आ रहा है ना, जगह के हिसाब से देखते हैं अपन। 2 ऑक्सीजन ऐसे रखी मैंने, ये चीज़ समझ रहे हो ना, ये ऑक्सीजन रखी, ऐसे और भी ऑक्सीजन रखते क्या, एक टाइम पे भर जाएगा। देखो O2 तो इसमें भी है, हाँ इसमें भी O2 है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ऐसा होता है, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन जितनी यहाँ पे जगह ऑक्यूपाई कर रहा होगा उतनी ऑक्यूपाई तो ये भी कर रहा है ना, लेकिन क्यों नहीं कर रहा, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का साइज सेम होता है चाहे किसी के भी साथ बॉन्ड बनाए। तो अरे मैं बोल रहा हूँ ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन में कोई फर्क है क्या, ऑक्सीजन होती है, तो यहाँ जितनी जगह 2 ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कर रहा होगा उतनी यहाँ पे भी कर रहा होगा। वॉल्यूम में अगर देखूंगा कि इतनी जगह इतनी स्पेस ली है, यहाँ कार्बन भी तो अलग से जगह ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो कार्बन की जगह कहाँ गई फिर। अगर मैं इसमें बोल रहा हूँ कि इसमें भी 10 ही आ पा रहे हैं CO2 और इसमें भी 10 O2, हाँ तो ठीक है, सब एक साइड है, एवोगैड्रो अपोजिट साइड है, ठीक है। तो इसने ये बोला था कि अगर इसमें CO2 के 5 आ पा रहे हैं तो O2 के भी 5 ही आ पाएंगे। ऐसा नहीं कि O2 के मॉलिक्यूल का मतलब इसमें एटम का नंबर कम है तो ज़्यादा आ जाएंगे। तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि ऐसा कुछ दे दिया और पूछे, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पता है। जब सॉल्व करोगे ना तो वो क्वेश्चन देगा कि बीकर A कंटेन्स दिस, और मतलब ये गैस और इसका इतना वॉल्यूम है, एंड बीकर B का वॉल्यूम दे दिया और पूछेगा इसमें कितने मॉलिक्यूल आएंगे, सेम ही आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम अगर सेम है, जगह सेम है, तो सेम नंबर आएंगे, फिर गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, कोई सी भी गैस हो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 2 बीकर के कंटेनर दिए और वॉल्यूम दिए हैं तो उनमें सेम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे, सेम अमाउंट ऑफ एटम, सेम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल, सेम अमाउंट ऑफ आयन। क्लियर है ये चीज़। तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे कि ये अगर फिक्स हो गया वॉल्यूम, और वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर भी याद रखना कि तीनों को मैं इसी रूम में रख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक डब्बे को फ्रीज़र में रख दिया, एक को बहुत गर्मी में रख दिया, एक को यहाँ रखा, तो चीज़ें चेंज होगी। क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल पास में आएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल दूर जाते हैं, तो वो चीज़ फिर फ़र्क पड़ेगी। तब ज़रूर बोल सकते हो कि शायद हाँ कम या ज़्यादा आए, लेकिन सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। बॉटल मैंने खुली रख दी तो बॉटल में कौन सा प्रेशर लग रहा है, एयर का ही लग रहा है बस। मैं अलग से तो कोई पंप से प्रेशर लगा नहीं रहा हूँ। एयर का प्रेशर होता है 1 ATM, 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 ATM ही लग रहा है ना। ये जो समझ में आई। तो अगर मैं प्रेशर को चेंज करूँ तो बोल सकता हूँ कि हाँ ज़्यादा गैस आ जाएगी। ये चीज़ समझ में आई। मान लो ऊपर से मैंने 1 ATM हटा दिया, वैक्यूम कर दिया, तो सारी गैस बाहर निकल जाएगी। ऊपर मैंने बहुत हाई प्रेशर रख रखा है, ठीक है, कोई पंप से, तो गैस कंप्रेस हो गया और ज़्यादा जगह बन जाएगी। तो प्रेशर सेम होना चाहिए पहली चीज़ तो तीनों का, 1 ATM 1 ATM 1 ATM। टेम्परेचर सेम होना चाहिए और वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए बीकर का। पता चला एक में तुम बोल रहे हो 10 लीटर का बीकर ले लिया, एक में 1 लीटर का, तो फ़र्क पड़ेगा ही कि इसमें कमी आएगी इसमें ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर सेम बीकर, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर सेम, फिर गैस कोई सी भी ले लूँ उतनी ही आ पाएगी जितनी एक में आई है। इसमें 10 आ रहे हैं इस गैस पे तो इसमें भी 10 आएंगे, इसमें भी 10 आएंगे। क्लियर है। ये एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस था बस। किसने दिया था, अमिडो एवोगैड्रो। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होगा, नॉर्मल बात कर रहे हैं तो ये जो भी उसने रखा उसके एक्सपेरिमेंट के टाइम पे। प्रेशर नॉर्मली अपन कुछ नहीं लिखते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट करते हैं 1 ATM।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर। क्लियर है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इस गैस का कितना वॉल्यूम ले रहा हूँ मैं, 5 लीटर ले रहा हूँ ना, 5 लीटर की कैन में 5 लीटर ही गैस आएगी, समझ गए। तो तीनों में 5-5 लीटर मैंने लिए ना, तो उनके मॉलिक्यूल सेम होंगे। इसमें भी 5 लीटर में CO के उतने मॉलिक्यूल आएंगे जितने इसमें आ रहे हैं, जितने उसमें आ रहे हैं। क्लियर है। वही चीज लिखिए, टेम्परेचर प्रेशर सेम, फिजिकल कंडीशन बाकी सारी सेम, तो मॉलिक्यूल रिमेन सेम, मॉलिक्यूल चेंज नहीं होंगे। रिमेन सेम का मतलब है मॉलिक्यूल रिमेन सेम है ना। क्लियर है सभी को। तो एनी वॉल्यूम ऑफ गैस, या कोई भी गैस ले लूं, इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल मतलब जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल, बात खत्म। वॉल्यूम बढ़ा है तो मॉलिक्यूल का नंबर भी बढ़ जाएगा, लेकिन सेम रहेगा अलग अलग गैस का। फिर फर्क नहीं पड़ता कि तुम O2 ले रहे हो, N2 ले रहे हो, CO2 ले रहे हो, CO ले रहे हो, कोई सी भी गैस ले लो। क्लियर है। चलो इसका ये एग्जाम्पल H2+Cl2 2H के लिए तो ठीक है कि इसका जितना वॉल्यूम, वो फिर अलग अलग बीकर में देख रहे हो, तो ये एग्जाम्पल यहाँ का वैसे है नहीं, बट ठीक है। ये अपने एग्जाम्पल से यहाँ के कि मैंने बोला है 100 ml ऑफ एनी गैस, बीकर मेरे पास सेम है। 100 ml में अगर Y मॉलिक्यूल आ रहे हैं, मैंने मन से ले लिया ना कि कोई भी गैस रखी मैंने, उसका 100 ml है, 100 ml में कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं Y। 100 ml अगर मीथेन लूँ तो भी Y आएंगे, 100 ml CO2 लूँ तो भी Y आएंगे, 100 ml O2 N2 कुछ भी ले लूँ Y मॉलिक्यूल ही रहेंगे। गैस चेंज करने पे मॉलिक्यूल में फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, बस बीकर सेम होना चाहिए सब में। पता चला इसमें 100 ml का बीकर लिया, दूसरे में तुमने 1 लीटर का ले लिया, 1000 ml, तो फिर फ़र्क पड़ेगा, जगह ज़्यादा तो ज़्यादा ही गैस आएगी। ठीक है, अगर 50 ml CO2 ली है तो मैंने गैस ही आधी कर दी ना अब तो मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, आधे, तो Y/2। गैस अगर मैंने डबल कर दी तो ज़्यादा आ जाएगा ना, 2Y। अगर गैस को मैंने, ये 100 में Y था तो 10 में कितना होगा, Y/10, उसका 10वां हिस्सा। ये समझ में आता है ना। 100 में Y है तो 10 में कितना, बस यही चीज़ है कि 100 में Y है तो 1 में कितना, ये ऐसे निकालते ना। 100 में अगर Y है तो 1 में कितना होगा, Y/100, तो 10 में कितना होगा, Y/100 इंटू 10, दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करते हैं ना इसमें, तो 0 से 0 तो Y/10। ये समझ में आया सभी को। तो यही था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, बस इतना ही है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, एटमिसिटी, ये वो 1-2 और छोटे छोटे, वो मैं लिखवाता हूँ, फिर मोल स्टार्ट करते हैं। क्लियर है बेटा, फोटो लो इसका जल्दी।